हेलो फ्रेंड्स, एडिटोरिया यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं देख रहा हूं करंट अफेयर्स एडिटोरिया का। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसको बारी बारी से वीडियो के माध्यम से हमने डिस्कशन किया है और इसका टोटल सेट नंबर 11 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। इसे आप वीडियो जाकर देख सकते हैं और यह सेट नंबर 12 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन से कथन क्या है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कौन से पूछा गया है, गलत है। तो पहला ऑप्शन, यह योजना 22 जनवरी 2024 को लॉन्च की गई थी। कहाँ से? अयोध्या से लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखना है, कहाँ से? अयोध्या से यह लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और यह आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है। तो यहाँ पे मंत्रालय आपसे क्वेश्चन है जो इनकरेक्ट पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें है क्या, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तीसरा ऑप्शन है कि 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने का लक्ष्य है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक सोलर रूफटॉप है जो लगाया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। पहला स्थान पे कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस योजना के तहत देश में 40 गीगावाट बिजली बनाने के लक्ष्य को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये योजना शुरुआत की जाती है पीएम सूर्योदय योजना कब? 2024 में इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसे 40 गीगावाट इसके जो लक्ष्य होता है इसको पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करने के कारण इसको फिर से 2026 तक एक्सटेंड किया जाता है, ये 40 गीगावाट प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, सही हो जाएगा, दूसरा है जो गलत है, और तीसरा सही, और चौथा भी सही हो जाएगा। यानी कि 1, 3, 4 क्या है, सही है, केवल 2 यहाँ पे गलत है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लें, केवल 2 यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं बुक में थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, बुक में क्या दिया है इसको गलत दिया है, लेकिन अब ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इसमें इंग्लिश में भी आप देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, इसमें ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर कि 2014 में विशेष रूप से घरों में छत पर सौर पैनल को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजना की शुरुआत की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर टॉप है जो रूफ पे लगाया जाए। मार्च 2026 तक पूरे भारत में छत पर सौर ऊर्जा क्षमता को 40 गीगावाट तक पहुंचाना इसका मुख्य लक्ष्य रहा था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ऐसी प्रणालियों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन और सब्सिडी भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। इस योजना के कारण रूफटॉप सौर क्षमता 2019 में 1.8 गीगावाट से लेकर 2023 में क्या, तो 10.4 गीगावाट हो गई है। ठीक है, और दिसंबर 2023 तक भारत ने कुल 73.31 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है। इसमें से लगभग 11.08 गीगावाट रूफटॉप सौर प्रणालियों की स्थापित क्षमता है। सर्वाधिक कुल, यहाँ पे पूछ सकता है क्वेश्चन, कुल सौर क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, ये पहला स्थान पे आता है, जिसने 18.7 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का उत्पादन कर चुका है। दूसरे स्थान पे देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक रूफटॉप सौर क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, इसका स्थान क्या है? पहला हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। तो इस तरह से मुख्य आपको ध्यान रखना है। और आपको पता है कि इंडिया और फ्रांस के द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी। कौन? पेरिस क्लाइमेट में समझौता में। और वहाँ पे देख सकते हैं कि जो आसपास जो क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्री स्थित है, उसी के द्वारा क्या होता है कि सन का यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा है जो लाइट देखने को मिलता है, जिस कारण से यहाँ पे सोलर एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता विकसित करने वाले ये सब देश है। तो इसलिए इसको है जो ऐसा किया गया था कि इसमें कंट्री को शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ कि 120 प्लस कंट्री को इसमें शामिल कर दिया गया है, और इसमें यूनाइटेड नेशन ने यह भी घोषणा किया है कि इसमें कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये गुड़गांव हरियाणा में है। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पद उन्नति होने वाली पहली महिला बन गई है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रीति रजक हो जाएगा, प्रीति रजक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ प्रीति रजक को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सूबेदार के पद पर पद उन्नति पाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये प्रीति रजक है, ये ध्यान रखना है। ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है। और ये क्या है? तो ट्रैप शूटर है। 19वीं एशियाई खेलों में ट्रैप महिला टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल भी इन्होंने जीता था। सूबेदार के पद पर पहली आउट ऑफ टर्न पद उन्नति इन्हें मिला है। और पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारी के लिए आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में प्रशिक्षण भी ये ले रही है। ठीक है, तो सेना के मुताबिक प्रीति की उपलब्धि युवा महिलाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगी। प्रीति ने अपनी प्रतिभा और निशानेबाजी कौशल की बदौलत सेना के साथ साथ पेशेवर निशानेबाजी में भी अपनी अलग पहचान बनाई है।
जिस कारण से महिलाओं को खेल के साथ साथ आर्मी में भी जाने में ये है जो एक दिशा निर्देश का काम करेगा। अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे ऊंचे 721 फीट के राम मंदिर का निर्माण किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आपने देखा होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में राम मंदिर बनाने का घोषणा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बन रहा है। यह मंदिर कितना फीट है? तो 721 फीट की ऊंचाई पे ये बन रहा है। 721 फीट क्या है? ऊंचा है। और इसे बनाने का काम श्री राम वैदिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, और इस मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है? तो 600 करोड़ रुपए की लागत है और यह 150 एकड़ में यह फैला हुआ है। ठीक है, इस मंदिर में हनुमान वाटिका, सीता वाटिका, जटायु बाग, सबरी वन, जामवंत सदन, नल नील तकनीकी और गुरु वशिष्ठ ज्ञान केंद्र जैसे कई आध्यात्मिक क्षेत्र होंगे जो रामायण के मुख्य पात्र रहे हैं और उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन इसमें सत्य दिया गया है? कि इनसैट 3DS इसरो के द्वारा निर्मित एक विशिष्ट मौसम विज्ञान उपग्रह है। तो इनसैट 3DS इट इज ए स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट बिल्ट बाई इसरो। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है इसे PSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया। तो PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 14 के द्वारा नहीं, इसे GSLV F-14 के द्वारा लॉन्च किया गया। और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा डेवलप इसे किया गया है। यह उपग्रह अंतरिक्ष विभाग मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषण परियोजना है। तो द सैटेलाइट इज ए यूजर फंडेड प्रोजेक्ट विद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। यानी कि क्या? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ये पूरी तरह से वित्त पोषित है, पूरी तरह से फंडेड है। कौन सा? तो इनसैट 3DS जो इसरो के द्वारा ये डेवलप किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा? तो इसमें तीसरा क्या है? गलत है। और क्या? तो दूसरा भी गलत है, यानी सिर्फ एक, यानी केवल एक क्या है? सत्य हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इस सैटेलाइट की श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। और 1 जनवरी 2024 को PSLV C-58 एक्सपोसैट मिशन की लॉन्चिंग के बाद 2024 में इसरो का यह दूसरा मिशन लॉन्च किया गया। इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल F-14 यानी GSLV F-14 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह इनसैट 3D सीरीज की क्या है? तो ये 7वीं उड़ान है। और इस सीरीज का आखिरी सैटेलाइट क्या है? तो इनसैट 3DR जो 8 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इनसैट 3DS उपग्रह के बारे में जानते हैं। इसका वजन सैटेलाइट का क्या है? तो 2274 किलोग्राम है। और इसे 37,000 किलोमीटर ऊंचाई पर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में स्थापित किया गया है। तो आप जानते हैं कि वैसे सैटेलाइट जिसकी ऊंचाई क्या है? तो 35,786 लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास की जो ऊपर की ऊंचाई है उसमें जियो सिंक्रोनस ये सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। क्या? तो जियो सिंक्रोनस क्या GTO है, जियो स्टेशनरी इसे सैटेलाइट भी बोलते हैं, जो पृथ्वी की ऊपरी कक्षाओं में इसे निर्मित किया जाता है, उसे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। आप जानते होंगे लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में सुनते होंगे। ये क्या है? तो 0 से 2000 किलोमीटर की क्या है? 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में से लॉन्च किया जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि गगनयान मिशन को क्या है? तो लो अर्थ ऑर्बिट में से लॉन्च किया जा रहा है गगनयान मिशन को, जो लगभग 400 किलोमीटर के ऊंचाई पे ये उड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि दुनिया के सबसे ऊंचे बाबा साहब अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट सोशल जस्टिस स्टैच्यू ऑफ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बीन इनॉग्रेटेड? हमने कई बार वीडियो में चर्चा किया है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के कहाँ पे? विजयवाड़ा में। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इनकी मूर्ति बनाई गई है, जो लगभग कितनी है? तो 206 फीट की ऊंचाई पे है। अगर यदि टोटल हाइट की बात करते हैं तो कितनी है? 206 फीट ही है। ठीक है, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर की है जो मूर्ति बनाई गई है। कहाँ पे? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। और ये कहाँ पे? हैदराबाद में हुसैन सागर झील के तट पर 50 फीट की चबूतरे पर 125 फीट ऊंची प्रतिमा 360 टन स्टेनलेस स्टील और 114 टन कांसे से यह बनी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री उस समय के कौन थे? तो जगन मोहन रेड्डी। अभी क्या है? तो चंद्रबाबू नायडू हो चुके हैं। इनके नेतृत्व वाली YSIR कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश के कहा? विजयवाड़ा के ऐतिहासिक स्वराज मैदान में 81 फुट के पेडेस्टल, ये 81 फुट के क्या है? पेडेस्टल है। ठीक है, और इसके पेडेस्टल पर 125 फीट ऊंचा, इसकी ऊंचाई क्या है? तो 125 फीट है। तो टोटल मिला दे तो टोटल 206 फीट है क्या? तो टोटल ऊंचाई हो जाएगा। और ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम सामाजिक न्याय की प्रतिमा दिया गया है।
ठीक है, जिससे हैदराबाद में अंबेडकर की प्रतिमा की ऊंचाई के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। 400 टन की स्टील की प्रतिमा में एक सम्मेलन कक्ष, एक इंडोर ऑडिटोरियम, अंबेडकर के जीवन पर एक पुस्तकालय और अंबेडकर स्मृति वन में एक संग्रहालय भी इसमें स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहली बार थल सेना, नौसेना और वायुसेना की त्रिसेवा महिलाओं की एक टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया है। इस टुकड़ी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा, कैप्टन संध्या महला के द्वारा किया गया है। कैप्टन संध्या महला इसको लीड की है। यहाँ देख सकते हैं इमेज में है कैप्टन संध्या महला। ऑल वीमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट मार्च एट कर्तव्य पथ विद प्राइड, यहाँ पे लेड बाई कैप्टन संध्या ऑफ मिलिट्री पुलिस विद कैप्टन शरणया राव। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं कि नीतीश डिवाइस के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन क्या है, तो इसमें सत्य दिया गया है। तो जानते हैं आपके बारे में, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीतीश डिवाइस है क्या, इसके फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं, या फिर इसके जो मेन फीचर्स हैं ये क्या है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो BDMA यानी बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और ये है क्या, तो आपदा से बचाने के लिए 30 मिनट पहले आपको अलर्ट है जो किया जाएगा, यानी कि वैसे जैसे हीट वेव्स आ गया, कोल्ड वेव्स आ गया, उस तरह से कोई थंडर स्टॉर्म आ रहा है, उसके लिए आपको है जो किसानों को पीठ पे ये बंधा रहेगा और वो क्या करेगा, अर्ली वार्निंग ये प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके बारे में कथन सत्य कौन सा है, तो बिहार कृषि विभाग के द्वारा नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है। तो देख सकते हैं कि नीतीश डिवाइस को लॉन्च किसने किया है, तो BDMA यानी बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च किया है, ना कि बिहार कृषि विभाग के द्वारा। तो एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। खेत में कार्य करने वाले मजदूर इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। और यह अलर्टिंग डिवाइस है जो आपदा से 30 मिनट पहले आपदा की सूचनाएं आपको ये किसान जो लगाए रहेंगे उनको ये भेजेगा। तो इस तरह से सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएंगे, जबकि पहला क्या है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा सत्य है, तो 2 और 3 क्या है, तो इसमें सत्य दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं आगे, यही इस तरह से एक डिवाइस रहेगा जो आप किसान है जो क्या, तो अपने पीठ पे इसे टांगे रहेंगे। ठीक है, और इसे किसे, तो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसकी स्थापना कब होती है, 2005 में होती है। जब NDMA की स्थापना यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का बनता है 2005 में, उसके बाद स्टेट के द्वारा भी बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी इसको लॉन्च किया है। नीतीश यानी नीतीश का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है क्या है, तो नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ऑफ फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, ये नीतीश डिवाइस का एक क्या है, फुल फॉर्म है, जो किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए अभिकल्पित एक अभिनव लॉकेट और पेंडेंट आकार के लॉकेट टाइप की है। ठीक है, और यह तकनीक विशेष रूप से तड़ित यानी लाइटनिंग, बाढ़, ग्रीष्म लहर, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स पर ये क्या करता है, इसको लक्षित करता है। इसको हमने पहले आपको बता चुका है, उससे पहले वाले वीडियो देखेंगे तो इसको कंप्लीट रूप से जानकारी मिल चुकी है, इसे आप PDF में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एकमात्र विदेशी को पद्म पुरस्कार, क्या है, पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यंग लियू क्या है, एक बिजनेसमैन है, इन्हें ये दिया गया है, और ये कहाँ के हैं, ताइवान के हैं, ताइवान के। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली फॉरेनर टू बी ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड 2024, तो आंसर इज क्या, यांग लुई, ताइवान का है। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ताइवान के हैं, जिन्हें ये पद्म क्या मिला है, तो पद्म भूषण मिला है। इसको ये ध्यान रखना है, क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट व्यक्तियों को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान किए, और वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है, देख सकते हैं। तो इसमें उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, अभिनेता और राजनीतिज्ञ मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा थूप और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भी इसमें शामिल है। साथ में जानते हैं कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक की हाल ही में मृत्यु हुई थी, जिस कारण से ये इन्हें भी इसकी उपलब्धि के कारण इन्हें भी दिया गया है। ठीक है, और भरतनाट्यम नृत्यांगना पदमा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। कितना, 132, ये ध्यान रखना है, जिसमें से 2 युगल मामले, एक युगल पुरस्कार को एक रूप में गिना जाता है, ये भी शामिल है। इस सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार इसमें शामिल है। आपको ये टोटल याद रखना है, कितना, ये 132 हो गया, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 क्या है, तो पद्मश्री है। पुरस्कार विजेताओं में से 30 महिलाएं हैं और 8 विदेशी जो NRI या PIO या फिर OCI
जो पर्यटक व्यक्ति हैं इस श्रेणी में शामिल है तथा 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कितने को? तो 9 व्यक्ति को मरण उपरांत और 8 विदेशी या NRI हो या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन या फिर OCI होल्डर है, कार्ड होल्डर, इसको भी 8 लोगों को दिया गया है। इसमें 30 महिला पूछ सकता है कि 30 महिला है इसमें शामिल है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आप देख सकते हैं कहाँ पे, ये हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में किया गया एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ? हैदराबाद में। काफी न्यूज में रहा ये। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विंग्स इंडिया 2024 के लिए पूर्व अवलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया है। देख सकते हैं इसके मंत्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कौन है? तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, एशिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक सामान और व्यवसाय उड्डयन कार्यक्रम का आयोजन जनवरी 2024 में किया गया और इसका मुख्य फोकस क्या है? तो विनियामक बनने के बजाय सुगमकर्ता बनने के जरिए क्षमता निर्माण करने पर इसका मुख्य फोकस है। और भारत का 2047 तक सबसे बड़ा उड्डयन बाजार बनना तय, ये श्री सिंधिया के कथन है क्या कि 2047 तक भारत का सबसे बड़ा सिविल एविएशन मार्केट है जो बनने का ये मुख्य इसका लक्ष्य है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिकी विक्स इंडिया के सहयोग से 18 मई 2023 को नई दिल्ली में विक्स इंडिया 2024 से पहले एक पूर्व अवलोकन कार्यक्रम का आयोजन किया था। यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या था, कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन सिविल एविएशन एट द रेट 2047। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसको लॉन्च किया गया है। उत्तर भारत का प्रथम मानव DNA, ठीक है, कहाँ पे? BHU में लॉन्च किया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ? तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में स्थापित किया गया है और यह मशीन BHU के जूलॉजी डिपार्टमेंट में लगाई गई है। BHU की स्थापना जानते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। कब? 1916 में किया था। कब? 1916 में BHU की स्थापना किया था, किसकी सहायता से? डॉक्टर एनी बेसेंट की सहायता से किया था। और एक मदन मोहन मालवीय एक भारतीय सुधारक और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के भी संस्थापक थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के ये संस्थापक भी रहे थे कौन? तो आपको ध्यान रखना है कौन? तो मदन मोहन मालवीय, MMM याद रखना है। BHU का मुख्य परिसर जानते हैं कि 1370 एकड़, बहुत ही एक लंबे और एक चौड़े जगह पे फैला हुआ है BHU। और इस परिसर का निर्माण बनारस के वंशानुगत शासक काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने दान की गई जमीन पर किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बाकी आपको भी बता दें कि मेरी भी पढ़ाई इस BHU से ही हुई है, यहाँ से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करना और बताना है कि इसमें भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपयुक्त में से कौन सी शास्त्रीय भाषा और भाषाओं और उनके कार्यों को संरक्षित किया जाना है। तो इसमें टोटल ये पाली, प्राकृत और फारसी तीनों भाषाओं को इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यदि पूछ दे आपको कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इसको तीनों को शामिल किया गया, पाली, प्राकृत और फारसी, और 2 भाषा अन्य को भी शामिल किया गया, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और टोटल ऐसे अभी 9 है, लेकिन क्या 6 + 3 = 9 हुआ। इसमें और भी 2 जोड़े गए हैं, टोटल अभी क्या है 11 क्या है ये राष्ट्रीय, ये क्या है तो ये शास्त्रीय भाषा है, इसको ध्यान रखना है। टोटल अभी 11 है, 2 कौन है ये कमेंट में आप बताएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें है जो तीनों को शामिल किया गया है, इसमें तीनों को शामिल किया गया है, यानी पाली, प्राकृत और फारसी। आपको ये बस याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पाली, प्राकृत और फारसी, और ऐसे सिंपली है जो क्या, तो ऐसे 11 टोटल है, ऐसे वर्तमान में अभी क्या है तो 9 है, जो किसमें ये 6 + 3 जोड़े जाने के पहले क्या है तो 6 था। ठीक है, और सबसे पहले 2004 में जानते हैं, सबसे पहली बार 2004 में दिया गया था किसको, तो तमिल को सबसे पहली बार क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, ये ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जानते हैं 2020 से आया था, जो कस्तूरी रंजन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये लाया गया था। इसके मुताबिक पाली, फारसी और प्राकृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं और उनके साहित्यिक कार्यों को संरक्षित किया जाना है। फारसी को शामिल करने के बाद भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो चुकी है तो 9 हो चुकी है। किसके शामिल होने के बाद, तो ये फारसी को शामिल होने के बाद। जब इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाते हैं भारत क्षेत्र में, तो वो फारसी है जो उसको लैंग्वेज को शामिल भी करते हैं। भारत में पहले से ही 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जैसे तमिल को 2004 में पहला मिला था, संस्कृत को 2005 में, उसके बाद कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2013 और ओडिया 2014 को शामिल किया गया था। शास्त्रीय भाषा को मान्यता मिलने के कई फायदे होते हैं, जैसे विद्वानों को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं। शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सेलेंस सेंटर भी स्थापित किए जाते हैं।
केंद्रीय विश्वविद्यालय में शास्त्रीय भाषाओं के लिए व्यावसायिक अध्यक्षों की नियुक्ति भी होती है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची है। इसमें टोटल जानते हैं कि 22 भाषा है, इसमें इंग्लिश शामिल नहीं है, कई बार हमने आपको बताया है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि भारत और अर्जेंटीना ने हाल ही में लिथियम परियोजना, लिथियम प्रोजेक्ट पे हस्ताक्षर किया है। और इसमें इस संदर्भ में लिथियम ट्रायंगल क्या है? तो लिथियम ट्रायंगल क्या है? तो लिथियम के स्रोत और भंडार को यह दर्शाता है कि लिथियम क्या है। तो ये लिथियम ट्रायंगल यहाँ पे एक मैप के माध्यम से देख सकते हैं क्या है। ये बोलीविया, चिली और क्या अर्जेंटीना के बीच में एक ट्रायंगल का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जानते हैं कि अर्जेंटीना क्या है, तो ये किसका, तो लिथियम के प्रोडक्शन में ये सेकंड पोजीशन पे है। क्या है? सेकंड पोजीशन पे ये आता है। कौन? अर्जेंटीना आता है। तो इसमें देख सकते हैं कि भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम अन्वेषण और खनन परियोजना पर समझौता पे ये हस्ताक्षर किया गया है, लिथियम ट्रायंगल पे। इसके तहत भारत की सरकारी कंपनी काविल, ठीक है, काविल अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 5 लिथियम ब्लॉक का पता लगाएगी और यहाँ पे विकास भी करेगी। इस परियोजना के लिए कैटामार्का में काविल का एक शाखा कार्यालय भी बनाया गया। इस समझौते पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, भारत की लिथियम आपूर्ति बढ़ेगी और दोनों देश के बीच में ये संबंध को भी ये मजबूती प्रदान करेगी। ठीक है, इसमें खनन क्षेत्र के सतत विकास में भी इससे मदद मिल सकती है। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया को लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि लिथियम ट्रायंगल में कौन सा ऐसा देश शामिल है। तो इसमें दे सकता है कि अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, या इसमें ब्राजील आपको है जो एक ऑप्शन में दे सकता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया क्या है, ये लिथियम ट्रायंगल में शामिल है। दुनिया के कुल लिथियम संसाधनों का आधा से ज्यादा हिस्सा कहाँ है? इसी त्रिकोण में शामिल है। तो कितना है? तो आधा से ज्यादा यानी कि मोर देन हाफ इसमें कहाँ है? तो यही लिथियम ट्रायंगल यानी कि अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया में ही सम्मिलित है। बोलीविया में सबसे ज्यादा लिथियम भंडार है। आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे, ये बोलीविया में फर्स्ट पोजीशन पे है जहाँ पे सबसे ज्यादा है जो क्या लिथियम का भंडार है। अर्जेंटीना में दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा लिथियम संसाधन है। कहाँ पे? अर्जेंटीना में सेकंड है। अर्जेंटीना सेकंड पोजीशन है लिथियम के भंडारण में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संजीव जोशी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संजीव जोशी के द्वारा एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक लिखा गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि इसके उद्घाटन में एक्टर आशुतोष राणा भी यहाँ पे मौजूद है। कौन? अजीत डोवाल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अभी वर्तमान में है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। एक समंदर मेरे अंदर, ये है कौन? संजीव जोशी, जिनकी बुक लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन कविताओं में नारी समस्या, समसायिक मुद्दों, दर्शन और जीवन के अलग अलग मनोभावों को भी इसमें दिखाने का प्रयास किया गया है। और ये क्या है? तो पेशे से ये रक्षा वैज्ञानिक है, डिफेंस साइंटिस्ट है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ भी रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चा में रही न्यूरालिंक क्या है? तो न्यूरालिंक क्या है कि न्यूरॉन्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करना, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, उससे एक ब्लूटूथ आपके दिमाग में, ब्रेन में ऐसा चिप बनाकर डालेगा। न्यूरालिंक इसकी कंपनी है। तो ये एलन मस्क की कंपनी है जो स्पेस एक्स के भी ऑनर है, ट्विटर के ऑनर है। ठीक है, और टेस्ला के भी ऑनर है। तो ये क्या है? तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इस्टेब्लिश करता है। क्या? न्यूरालिंक इस्टेब्लिश करता है। इस तरह से देख सकते हैं क्या, इस तरह से दिमाग में सिम कार्ड इस तरह से या फिर उस तरह से चिप लगाया जाएगा, जिस कारण से आपको है जो उस तरह से आपके ब्रेन को है जो आर्टिफिशियली रूप से तैयार किया जाएगा। तो न्यूरालिंक एलन मस्क की एक कंपनी है जिसका मकसद क्या है? तो मस्तिष्क और कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक इंटरफेस है। न्यूरालिंक एक ब्रेन चिप है जिसे खोपड़ी में लगाया जाता है। यह चिप मस्तिष्क की गतिविधि को रिकॉर्ड करती है और उसे ब्लूटूथ कनेक्शन के जरिए स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर भेजती है। इसका मकसद पक्षाघात से पीड़ित लोगों को मस्तिष्क की गतिविधि का इस्तेमाल करके उपकरणों को नियंत्रित करने में भी मदद करना है। न्यूरालिंक का दावा है कि इसका उपकरण मस्तिष्क के उस हिस्से में लगाने से जो मोटर फंक्शन को नियंत्रित करती है, लोक तंत्रिका संबंधी विकारों पर काबू पाने में भी सक्षम हो सकेंगे। और इसका उपकरण स्ट्रोक, मस्तिष्क की गंभीर चोट या रीढ़ की हड्डी की चोट से लकवाग्रस्त लोगों को भी यह फायदा करेगा। इसकी स्थापना के बारे में बात करते हैं तो 2016 में न्यूरालिंक की स्थापना की जाती है। और इसका पहला उत्पाद क्या है? टेलीपैथी होगा। कंपनी ने एक रिबोट भी बनाया है जो मानव सर्जन से ज़्यादा सटीकता और गहनता से यह क्या करेगा? ये इलाज करेगा। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किन राज्यों को दिया गया है? तो इसका आंसर आप सीधे सीधे मिलाते चलेंगे कि गुजरात, कर्नाटक और क्या है? तो केरल ऐसे राज्य हैं जहां पे स्टार्टअप है जो ज़्यादा से ज़्यादा वहां पे देखा गया। उसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस, साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे उसके जो कुछ पैमाने होते हैं वो भी आसानी से वहाँ उपलब्ध कराए गए थे। ठीक है, तो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT, ठीक है, इसकी ओर से जारी साल 2022 की राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात, कर्नाटक
और केरल राज्यों को सबसे बेहतरीन प्रदर्शन का अवार्ड दिया गया है। सबसे प्रदर्शन देख सकते हैं गुजरात, कर्नाटक और केरल, और अन्य बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य जैसे कि तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश भी है। और DPIIT की ओर से जारी होने वाली सालाना स्टार्टअप रैंकिंग में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक मूल्यांकन किया जाता है, एक इवैल्यूएशन किया जाता है, किस तरह से वहाँ पे यह है जो रैंकिंग चल रही है, किस तरह से स्टार्टअप चल रही है। इस रैंकिंग में स्टार्टअप विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति तंत्र बनाने के राज्यों के प्रयासों को भी है जो आकलन इसमें किया जाता है, किस तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है, किस तरह से स्टार्टअप को ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट किया जा रहा है। तो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर स्टार्टअप कंट्री में शामिल कौन है, USA सबसे ज़्यादा स्टार्टअप यहाँ पे है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूनिकॉर्न बनते हैं। यानी कि क्या, तो इसमें यूनिकॉर्न सबसे ज़्यादा किसका है, USA का। और इंडिया का जो यूनिकॉर्न है ये कितना है, तो ये मात्र 67 है, मात्र 67 है, जबकि इसमें 700 से प्लस है, 750 के आसपास इसमें क्या है, अमेरिका में विश्व में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाले कंट्री कौन है, अमेरिका है। ठीक है, अगला प्रश्न, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। जानते हैं कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो ओडिशा में है। ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व क्या है, मध्य प्रदेश में है। बिरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और फिर बात करते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे है, ये बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिमलीपाल, तो दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, यहाँ शुरू हो गया है। इसको मेलानिस्टिक टाइगर सफारी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि मेलानिस्टिक टाइगर सफारी हाल ही में कहाँ पे शुरू किया गया है। ये दरोगा 64 पोस्ट मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की शुरुआत किस है जो नेशनल पार्क से की गई है, यानी कहाँ से, तो ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से किया गया है। सॉरी, ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व से किया गया है, इसको याद रखना है। इस सफारी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 18 से सटे 200 हेक्टेयर जमीन को चिन्हित किया गया है। ये कहाँ पे आसपास लोकेटेड है, तो NH 18 यानी नेशनल हाईवे 18 पे लोकेटेड है। इस सफारी में नंदनकानन चिड़ियाघर से अधिशेष बाघों और बचाए गए बाघों को रखा जाएगा। इसका मकसद क्या है, तो पर्यटकों को मेलानिस्टिक बाघों के बारे में जानकारी देना और उनकी संरक्षण जरूरतों के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, इस सफारी के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की सैद्धांतिक मंजूरी भी इसको प्रदान की जा चुकी है। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भी पहले ही इसके लिए समर्थन दे चुका है। मेलानिस्टिक का मतलब होता है इस तरह से जो ये काला उजला इस तरह से स्पॉटिंग जो होता है टाइगर पे, उस तरह से इसको दिखाया गया है। इसका नाम रखा गया है मेलानिस्टिक टाइगर। ठीक है, हाल ही में भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT ने टेक्स्ट मॉडलिंग के लिए कितने भारतीय भाषाओं का समर्थन प्रदान किया है? तो पिछली बार जब क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के द्वारा इस तरह से जो GPT तैयार किया गया है, जैसे चैट GPT है उसी के आधार पर भारत के द्वारा भी एक भारत GPT है जो आधारित किया गया था। किसके द्वारा, इसको देख लेते हैं। इसमें टोटल कितने भाषाओं को जोड़ा गया, तो इसमें है जो एक लैंग्वेज टेक्स्ट मॉडलिटी के आधार पर इसको शामिल किया गया है। इसमें टोटल 22 भाषा, जितना भाषा शेड्यूल में है यानी शेड्यूल 8 में जितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है 22 भाषाओं का इसमें टोटल शामिल है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसमें इंग्लिश भी शामिल है। कन्वर्सेशनल AI क्षेत्र में अग्रणी खिलाड़ी CoreOver.ai, इसको याद रखना है। CoreOver.ai ने हाल ही में भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM भारत GPT पेश किया है। इस अभूतपूर्व विकास का उद्देश्य है कि देश में प्रचलित भाषा विविधता चुनौतियों का समाधान करते हुए 22 भारतीय भाषाओं में AI वार्तालापों में क्रांति लाना है। यानी कि उस तरह से AI का जो कन्वर्सेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट करना है। स्वदेशी जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित भारत GPT आवाज़ और टेक्स्ट दोनों ही तरीकों से सहजता में से एकीकृत होता है, जो भाषाई विविधता की जटिलताओं के लिए एक अनूठा समाधान भी प्रदान करता है। ठीक है, बस इसको ध्यान रखना है। और भाषिनी के साथ ये सहयोग भी किया है। भाषिनी के साथ के CEO कौन है, अमिताभ नाग ने कोरओवर के सहयोग से प्रदर्शित की गई स्केलेबिलिटी और रचनात्मक उपयोग के मामलों के बारे में उत्साह भी व्यक्त किया है। इसको भी ध्यान रखना है, किसके सहयोग से, तो भाषिनी के सहयोग से। इसका भाषिनी का भी सहयोग इसमें प्राप्त है और CoreOver.ai ने इसको डेवलप किया है, ये ध्यान रखना है भारत GPT को। किस देश के स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन की सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? तो दुनिया का चौथा देश कौन सा हाल ही में बना? भारत के द्वारा चंद्रयान 3 वहाँ पे साउथ पोल में गिराया गया था, वहाँ पे लॉन्च किया गया था। और उसका नाम क्या रखा गया था उसको कमेंट में आप बता सकते हैं। हमने कई बार इसको डिस्कशन किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। और जापान का जो ये लैंडर है उसका नाम क्या था, ये मून स्नाइपर। क्या स्नाइपर था?
यहाँ पे देख सकते हैं। कह रहा है जापान का मून स्नाइपर यानी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून स्लिम अंतरिक्ष यान ने चांद पर सफल लैंडिंग की और जापान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला यह 5वां देश बन गया है। और जापान के इस अंतरिक्ष यान ने 20 जनवरी 2024 को चांद पर सफल लैंडिंग किया। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने इस लैंडर को बनाया है जिसका नाम क्या है, स्नाइपर है। यह लैंडर चांद के ध्रुवीय क्षेत्र के सियोली क्रेटर में उतरा था। कहाँ पे, सियोली क्रेटर में उतरा था। इस लैंडिंग के लिए जापान ने नासा और यूरोपियन एजेंसी के साथ मिलकर काम भी किया है, ये भी ध्यान रखना है। इस मिशन में 831 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च आया। यह लैंडर चांद की सतह पर मौजूद ओलिविन पत्थरों की जांच भी करेगा। यह चांद के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और वहां चलने वाली प्लाज्मा हवा की जांच करेगा। जापान से पहले देख सकते हैं कि रूस, फिर अमेरिका, चीन और चौथा स्थान पे कौन है, भारत ने चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। और यही बात करता है कि सबसे पहला जो दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक जो लैंडिंग किया था, किसने किया था, चंद्रयान 3 ने, जो भारत के द्वारा किया गया था। जापान के इस लैंडर को पिन पॉइंट लैंडिंग के लिए जाना जाता है। ये ध्यान रखना है, पिन पॉइंट लैंडिंग के लिए जाना जाता है। अभी तक अंतरिक्ष यानों को एक बड़े इलाके में उतरने दिया जाता था, लेकिन स्लिम को सिर्फ 100 मीटर के इलाके में उतरना था। ये सब कुछ जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हो सकता है आपसे एक दो स्टेटमेंट बढ़ा करके क्वेश्चन वन लाइनर ना होकर के आपको स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहेंगे। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था। यहाँ पे जो ये यहाँ पे देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, ये रोवर है। ठीक है, ये लैंडर नहीं, ये रोवर है जिसका नाम क्या है, ये स्नाइपर है। क्या, स्नाइपर। स्नाइपर क्या है, ये रोवर है। ठीक है, जिस तरह से चंद्रयान 3 का रोवर क्या था, चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो इसका लैंडर कौन था, लैंडर क्या, विक्रम, और रोवर क्या था, प्रज्ञान था। ठीक है, रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम था। उसी तरह से ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जापान के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जापान ने किस नाम के रोवर को भेजा था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्नाइपर, हो जाएगा स्नाइपर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से भेजा गया था स्नाइपर। इसका ये क्या है, ये रोवर है। अगला प्रश्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के संबंध में पूछा गया है। हाल ही में जानते हैं इन पे काफ़ी ये फेमस रहे और इनके नाम पे है जो इस तरह से पॉलिटिक्स भी किया गया। तो 23 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा की है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा कि हाल ही में इन्हें है जो भारत रत्न दिया गया। इन्हें जननायक भी कहा जाता है। इनका जन्म पिंतौंझिया गांव समस्तीपुर में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। ये स्टेटमेंट भी सही है। ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार क्या, तो 2 बार सीएम और प्लस 1 बार डिप्टी सीएम बने। क्या, 1 बार डिप्टी सीएम बने। ठीक है, और 1952 में भारतीय क्रांति दल, तो भारतीय क्रांति दल ना होकर क्या, तो भारतीय सोशलिस्ट पार्टी, क्या, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से ये चुनाव लड़े और 1952 में पहली बार ताजपुर विधानसभा सीट से ये चुनाव जीते थे। ताजपुर विधानसभा से ये चुनाव जीते थे। और उसकी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की जानते हैं कि 1934 में है जिसकी स्थापना किसके द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के सहयोग से किया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है, तो यहाँ देख सकते हैं ये तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तो गलत है और चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। सही क्या है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म कब होता है, 24 जनवरी 1924 को जन्म होता है। यहाँ देख सकते हैं यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपसे डायरेक्ट कहीं कहीं आपसे पूछा जा सकता है क्या, तो इसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ से, तो निकाल के आपसे पूछा जा सकता है सीधे सीधे। तो भारत के और इनकी मृत्यु कब होती है, 1988 में होती है, 17 फरवरी को। भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे, शिक्षक रहे, राजनीतिज्ञ रहे और बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री तथा 2 बार मुख्यमंत्री थे। यहाँ से देख सकते हैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट सही बनाया गया है। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता है और 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की भी घोषणा किया। यहाँ देख सकते हैं कि 3 स्टेटमेंट है जो सीधे सीधे विकिपीडिया के ऊपर ये स्टेटमेंट इनसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी देख सकते हैं और इनके गाँव जहाँ से जन्म हुआ था पितौंझिया गाँव, जिसे अब कहा गया कर्पूरी ग्राम कहा गया। ठीक है, यहाँ इसको ध्यान रखना है।
उन्होंने 1940 में मैट्रिक की परीक्षा कहाँ से, पटना विश्वविद्यालय से पास की, और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया तो उसमें कूद पड़े थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल में भी ये जेल यातना भुगतने के उपरांत 1945 में क्या हुए, जेल से रिहा होते थे। 1948 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रादेशिक मंत्री बने थे, और बाद में फिर 1952 में ये चुनाव भी लड़े थे। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और उत्तर प्रदेश में कहाँ, आगरा में लोकेटेड है। जिसे कहा क्या दिया गया है, तो ये संस्थागत श्रेणी के लिए किसमें, आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट में दिया गया है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। आप जानते हैं कि जो ये उस तरह से तुर्की में जो भूकंप आया था उसमें भी इन्होंने है जो मुख्य भूमिका में ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल भी कार्य किया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2024 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश, आगरा में स्थित है, और इस पुरस्कार में 51 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। जानते हैं कि 23 जनवरी 2024 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इसकी स्थापना की जाती है, और 23 जनवरी को जानते हैं कि इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में भी से मनाया जाने की घोषणा की गई है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है, और ये वैश्विक संकटों में अपनी असाधारण सेवा के लिए जाना जाता है। हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में इस अस्पताल ने तेजी से एक 99 सदस्यीय टीम इकट्ठा की थी, और इस टीम ने तुर्की में हटे प्रांत के एक स्कूल भवन में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल भी बनाया था। इसके लिए इन्हें है जो सराहा गया और इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा गया है बीपीएससी पीटी में, तो ऐसा ही हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। तो इस बार 19 बच्चों को, कितना, 19 बच्चे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इनके द्वारा 22 जनवरी 2024 को 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, और देख सकते हैं पुरस्कार विजेता कितने हैं, 19 बच्चे। और कला और संस्कृति, वीरता, नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल से जुड़े हुए श्रेणी में इन्हें प्रदान किया गया। इसमें 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया, 9 लड़के और 10 लड़कियों को इसमें शामिल किया गया। और यह पुरस्कार सरकार की एक पहल है। इसका मकसद क्या है? तो 5 से लेकर 18 साल के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। हर साल इस पुरस्कार के लिए नामांकन भारत सरकार के पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन भरे जाते हैं। इस साल 1879 बच्चों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1597 बच्चों को क्या किया, विचार के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सरकार के द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जो किस विषय पर आधारित था? तो डीआरडीओ में सुधार पे ये समझौता किया गया। इस सुधार के लिए यह जो विजय राघवन समिति है जो बनाया गया, विजय राघवन समिति का ये कहना था, इसने अपने रिपोर्ट में बताया कि किस तरह से डीआरडीओ का मुख्य मकसद है क्या, तो उसमें अन्वेषण करना है, उसमें खोज करना है, ना कि उस तरह से एग्जीबिशन करना, प्रदर्शनी करना, इसका मुख्य मकसद है। इस तरह से उनका जो मेन काम है उस पर ये फोकस करें, और साथ में उसका जो स्ट्रक्चर वाइज कुछ डेवलपमेंट है उसमें भी सुधार करने की जरूरत है। तो डीआरडीओ के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? 1958 में होती है, और ये किसके अंदर में काम करती है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, किसके अधीन? तो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये कार्य करती है। यहाँ देख सकते हैं कि भविष्य के युद्ध के लिए उच्च तकनीक विकसित करने के लिए डीआरडीओ के पुनर्गठन के लिए सरकार के द्वारा नियुक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उच्च स्तरीय किसमें इसमें सदस्यों की संख्या क्या है? तो 9 है, ये ध्यान रखना है। और इसकी अध्यक्षता किया था सरकार के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन कर रहे हैं। ये पूर्व प्रधानिक वैज्ञानिक सलाहकार है। अभी वर्तमान में वैज्ञानिक सलाहकार प्रमुख कौन है? तो ये कौन है? इसको अजय कुमार सूद है। वर्तमान में कौन है? अजय कुमार सूद। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का हवाला देते हुए अखबारों में बताया गया कि डीआरडीओ में सुधार और स्वदेशी रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकीय तंत्र बनाने के तरीकों का सुझाव देने को यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह से सुधार देने की बात कही थी। ठीक है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं
आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो आईसीसी का पुरुष वनडे क्रिकेटर 2023 की बात करते हैं तो ये चुना दिया गया किसे? विराट कोहली को। विराट कोहली के उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया गया किसमें? तो वर्ल्ड कप 2023 में, जिस कारण से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को साल 2023 के लिए आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया और यह अवार्ड उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया गया। साल 2023 में वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाए थे और विराट कोहली ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत को फाइनल में पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी और फाइनल में अच्छा प्रदर्शन भी किया था। विराट कोहली को यह अवार्ड चौथी बार मिल रही है। कितनी बार? चौथी बार। और विराट कोहली को न्यूयॉर्क में आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 के लिए भी चुना गया था। आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर को सर गैरफील्ड सोबर्स के द्वारा स्थापित, किसके द्वारा स्थापित किया गया? सर सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। इस अवार्ड का मकसद उन क्रिकेटर को सम्मानित करना है जिन्होंने विभिन्न प्रारूपों में खेल में अहम योगदान दिया है। और भी बात करते हैं, आईसीसी के द्वारा और भी अवार्ड्स दिए गए, जैसे कि महिला और पुरुष में द क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया किसको? ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को दिया गया और विमेंस में दिया गया नेट सिवर को दिया गया। जबकि टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया उस्मान ख्वाजा जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस के विराट कोहली और विमेन में चमारी अट्टापट्टू जो श्रीलंका की महिला खिलाड़ी है। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर में इंडिया के सूर्य कुमार यादव और विमेंस में कौन? हेली मैथ्यूज को दिया गया है। इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? तो रचिन रविंद्रा जो कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और विमेंस में कौन? फोबे लिचफील्ड जो कहाँ पे? न्यूजीलैंड के ही हैं। कौन? फोबे लिचफील्ड, इसको याद रखना है। मुख्य रूप से आपको क्या टी20 ओडीआई टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर और इमर्जिंग क्रिकेटर ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में बताना है कौन से कथन इसमें सत्य है। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एवेडन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है। ये ध्यान रखना है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। किसके साथ मिलकर? मैथ्यू एवेडन और रोहन बोपन्ना ने इस तरह से एक युगल जोड़ीदार के रूप में है जो ये अवार्ड अपने नाम किया है। 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। कौन? ये रोहन बोपन्ना बन गए हैं। पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानी कि सिर्फ इसमें सिंगल प्लेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें सारे स्टेटमेंट दिए गए सारे सही है, ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि रोहन बोपन्ना यही हैं जिन्होंने है जो यह खिताब जीता है। तो जेनिक सिनर ने रोमांचक पुरुष एकल फाइनल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, ये ध्यान रखना है। आर्याना सवालेंका ने महिला एकल में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता है, ये भी ध्यान रखना है। बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिनर, सबलेंका, बोपन्ना, हर्सी और जेलिंस्की की जीत हुई थी। जेनिक सिनर ने पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम हासिल किया, ये ध्यान रखना है। जबकि आर्याना सवालेंका ने महिला एकल में अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम हासिल किया। 43 वर्ष के रोहन बोपन्ना पुरुष युगल जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं और कई एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। हसी सुबेई और एलिस मर्टेस ने महिला युगल जीता और हसी ने जान जिलिंस्की के साथ मिश्रित युगल भी जीता है। काफ़ी मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं मेंस और फीमेल के डबल या सिंगल भी पूछे जा सकते हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कि नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो जानते हैं कि उस समय रहे थे, इस समय पिछले वाले कौन? तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? इमैनुअल मैक्रोन जब भारत में आते हैं तो उस समय जयपुर में चाय भी पीते हैं और यूपीआई से पेमेंट करते हैं, जिस कारण से यूपीआई की शुरुआत भी कहाँ होती है? तो फ्रांस में भी हो जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सभी तैयारियां पूरी और कर्तव्य पथ पर विकसित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भर सैन्य कौशल और बढ़ती नारी शक्ति के रंगों में सराबार होने को तैयार। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कौन आए थे पार्टिसिपेट करने? तो ये आए थे कौन? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? तो इस तरह से जो ग्लोबल साउथ होते हैं, जैसे कि ये ग्लोबल साउथ एशिया के जो कंट्री होते हैं, एक होते हैं कि जो डेवलप्ड होते हैं नॉर्थ या वेस्टर्न, और फिर क्या होता है ग्लोबल साउथ हो जो डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड होते हैं। जैसे इसमें किसके लिए तो काम करता है कौन? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके लिए विकास के पहल है जो इनिशिएट करते हैं और उसके लिए संबंधित है जो फंड्स भी है जो इकट्ठा उसमें प्रोवाइड भी करते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। यहाँ इसका आंसर क्या है? यूएनडीपी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करता है। यूएनडीपी क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र की विकास एजेंसी है और यह गरीबी कम करने, असमानताओं को कम करने और लचीलापन बनाने में मदद करता है। उसके लिए फंड भी प्रोवाइड करता है। जहाँ पे वाटर की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे वाटर की भी फैसिलिटी है जो उपलब्ध कराती है, और बहुत सारे उस तरह से जो रोड्स या ब्रिज उस तरह से कहीं नहीं होते हैं जिस कारण से है जो लोगों को परेशानी होती है उसको भी ये दूर करने का काम करता है। इसका मकसद देशों को सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना, और इसके लिए यूएनडीपी देशों की नीतियां बनाने, नेतृत्व कौशल विकसित करने, साझेदारी बनाने और संस्थागत क्षमताएं भी विकसित करने में यह जो योगदान करता है। इसका मुख्यालय, ये ध्यान रखना है, कहाँ पे, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन यह करीब 170 देशों और क्षेत्रों में भी यह काम करता है, यानी कि बहुत सारे इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं। इसके मुताबिक मानव विकास का मतलब क्या है, तो लोगों के जीवन की समृद्धि को बढ़ाना, यानी कि जो लोग हैं उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, उसके प्रोस्पेरिटी को बढ़ाना, किस तरह से वो अपनी लाइफ को मेंटेन कर पा रहे हैं। यूएनडीपी आपदा जोखिमों को कम करने और आपदाओं से होने वाले नुकसान को भी कम करने पर भी काम करता है। देशों को वर्गीकृत करने के लिए आय के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य सूचकांक का भी इस्तेमाल यूएनडीपी है जो उस तरह से वर्गीकृत करने में उपयोग करता है। ठीक है, इस तरह से एचडीआई रैंकिंग भी कौन जारी करता है, यूएनडीपी। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी करता है, इसको भी ध्यान रखना है। पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में बताना है कौन से कथन सत्य है कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंतीमाला वाली और भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम को देश के पद्म भूषण, क्या, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहे बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को क्या दिया गया, तो पद्म भूषण दिया गया। ये ध्यान रखना है कि पद्म विभूषण नहीं दिया गया, आपसे स्टेटमेंट गलत कराने के लिए पद्म विभूषण दे देगा यहाँ पे ऑप्शन में, जबकि इसे दिया गया है पद्म भूषण। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ के, ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें दिए गए तीनों स्टेटमेंट क्या है, तो सही सही दिया गया है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट कर ले, देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, वैजयंतीमाला, इसको पुरस्कार दिया गया क्या, तो ये पद्म विभूषण दिया गया है साल 2024 के लिए। और इसमें टोटल 132 पद्म पुरस्कार की मंजूरी भी दी गई थी, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री पुरस्कार इसमें शामिल है। इस साल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले लोगों में क्या है, तो एम वेंकैया नायडू, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, गायिका उषा उत्थुप, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भी शामिल है। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले लोगों में हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री वैजयंतीमाला और प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम भी इसमें शामिल थी। साल 2024 के पद्म पुरस्कारों में से 33 महिलाएं इसमें शामिल है, आपको हमने बता चुका है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है किसने इसमें 132 में कितने महिला शामिल है, तो 30 महिलाएं इसमें शामिल है। कितना, 30 महिला इसमें शामिल है। इस साल 9 लोगों को मरणोपरांत, यानी 9 लोगों को मरने के बाद भी दिया गया है क्या, तो पद्मश्री दिया गया है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पद्मश्री है जो क्या, पद्म अवार्ड्स जो दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार, वो मरणोपरांत दिया जा सकता है या नहीं, तो भारत रत्न और पद्मश्री दोनों दिया जा सकता है मरणोपरांत। पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के दिन में किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन गलत करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस नहीं, यहाँ पे स्वतंत्र दिवस दे सकता है। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित लोगों को राष्ट्रपति भवन में, कहा, राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पुरस्कार दिया जाता है। और पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। जैसे कि जानते हैं कि सबसे पहला क्या है, तो भारत रत्न है, उसके बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और पद्म श्री चौथे स्थान पे आता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया। अमृत परियोजना क्या है, तो उस तरह से किस तरह से अर्बन जो सिटीज है उसका डेवलपमेंट किया जाए, उस तरह से 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तो सोलापुर महाराष्ट्र में किया है, सोलापुर महाराष्ट्र में किया है। यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2000 करोड़ रुपए लागत की 8 अमृत यानी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बनाए गए 90,000 से अधिक आवास राष्ट्र को ये समर्पित करते हैं। ठीक है, सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 आवास सभी समर्पित किए गए। इसका आप देख सकते हैं। इसमें साथ साथ प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को भी पहली और दूसरी किस्त का भी वितरण भी शुरू कर दिया। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मोदी ने सोलापुर में ये प्रदान किया। साथ में जानते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे हैं।
किस कंपनी ने पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है? तो आपको हमने पहले बता दिया है कि किसके द्वारा, तो न्यूरालिंक ने किया है, न्यूरालिंक ने। और इसकी स्थापना कब होती है? 2016 में होती है। और इसके ऑनर कौन है? तो ये कौन है? तो एलन मस्क है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। यानी कि किसको सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया है? इस तरह से गणतंत्र दिवस परेड में सबसे ज़्यादा अच्छी उत्कृष्ट प्रदर्शनी किसके द्वारा किया गया? तो ओडिशा के द्वारा महिला है जो विमेन एम्पावरमेंट, यानी कि क्या, तो महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए इस तरह से झांकी बनाया गया था, जिस कारण से उसकी झांकी को सर्वश्रेष्ठ है जो झांकी घोषित किया गया। किसके द्वारा? यहाँ देख सकते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा। तो ओडिशा की झांकी जिसका विषय क्या था? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की प्रगति के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। इस तरह से इमेज बनाया गया था, इस तरह से झांकी तैयार किया गया था। दूसरा अवार्ड दिया जाता है, गुजरात को दिया जाता है धोडो, जो गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक है। क्या? धोडो। और झांकी ने राज्य के सीमा पर्यटन पर यह प्रकाश डाला था, गुजरात में धोडो। तीसरा स्थान तमिलनाडु को, प्राचीन तमिलनाडु में कुदा बुलाई प्रणाली, कुदा बुलाई प्रणाली पूछ सकता है कि किससे संबंधित है? तो कुदा बुलाई प्रणाली ये प्राचीन तमिलनाडु की है। लोकतंत्र की जननी इसमें दिखाया गया, झांकी में क्षेत्र की प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणाली को दर्शाया गया है। तो जानते हैं कि चोला साम्राज्य में उस तरह से सबसे पहली बार है जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि पंचायती राज या जो प्रजातांत्रिक राज्य जो स्टार्ट किया गया था चोला साम्राज्य से। लेकिन उसके पहले जो एंशिएंट में स्टार्ट किया गया था, कहाँ से? तो ये लिच्छवी गणराज्य से है जो स्टार्ट किया गया था। मंत्रालय देख सकते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने भारत की लोकतांत्रिक विरासत का जश्न मनाते हुए अपनी झांकी भारत लोकतंत्र की जननी के साथ जीत भी हासिल की है। किस मंत्रालय ने? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने। तो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को उनकी झांकी सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब के लिए एक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और वंदे भारतम नृत्य समूह को एक विशेष स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ याद रखना है कि किसको दिया गया है। मुख्य रूप से आपको जो मेन फेमस है, जैसे ओडिशा की झांकी को सर्वश्रेष्ठ दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बान जाति द्रव्य काय, यहाँ पे क्राय लाभा योजना की पूछ सकता है डायरेक्ट, लाभा योजना किससे संबंधित है? तो लघु बान जाति द्रव्य कार्य योजना ये किससे संबंधित है और ये किस राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओडिशा में लगभग 1 करोड़ आदिवासियों के विकास और सशक्तिकरण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में मुख्यमंत्री उस समय के जो कौन थे? नवीन पटनायक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें राज्य सरकार ने लाभ योजना स्टार्ट किया था, लाभा योजना। ठीक है, लाभा लघु बान जात्या द्रव्य कार्य का संक्षिप्त रूप है लघु वन उपज, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFP की बात करते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। तो ये क्या होता है कि वैसे माइनर प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट से उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे कि उस तरह से पत्ते या उस तरह से लकड़ी, टिम्बर, कहाँ से? तो फॉरेस्ट से, उसके बेचने या फिर उसके है जो खरीदने के जो मार्केटिंग किया जाता है, या शहद हो गया, तो उसके लिए 100% राज्य वित्त पोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यहाँ पे दिया गया, MSP दिया गया है। ठीक है, तो ये लाभा योजना को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं कि राज्यसभा में मनोनीत करने का पावर किसको होता है? तो राष्ट्रपति को होता है, जिसमें 12 लोगों को ये क्या? तो ये 12 लोगों को यह मनोनीत कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन उसमें क्या है? तो ये लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस और सोशल साइंस, लास याद रख सकते हैं, लास ALASS, यानी लिटरेचर, आर्ट्स, सोशल साइंस और साइंस के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका जो प्रदान करते हैं, वैसे पर्सनालिटी को इसमें शामिल की जाती है। देख सकते हैं कि ये सतनाम सिंह संधू हैं, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। सतनाम सिंह संधू ने राज्यसभा सदस्यता की शपथ ली है। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को एक पलटू राम का भी दर्जा दिया गया, और ये बार बार क्या करते हैं? पार्टी चेंज करते हैं, और जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखने के लिए कई बार अपने दूसरे पार्टी से संगठन बना लेते हैं और फिर क्या करते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं, जिस कारण से इनके इस तरह से इमेज पे भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, और इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी, जो पॉलिटिकल जो लाइफ है वो भी थोड़ा सा खतरे में रहा। और ये अभी 9वीं बार है जो मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। और इनके साथ साथ डिप्टी CM 2 बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, ये JDU पार्टी से आते हैं। ठीक है, और ये कौन है? ये तो बीजेपी से दोनों आए हैं।
ठीक है, विजय नारायण सिंह, और फिर कौन है ये, सम्राट चौधरी। ठीक है, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, दो 1+2 के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को मौत की सजा दी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। जानते हैं कि अलबामा कहाँ है? अलबामा कहाँ है? अमेरिका में हो जाएगा। अमेरिका में, यदि आपको ये पता होता कि अलबामा किस शहर में है, तो अलबामा जानते हैं कि इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी में पढ़े होंगे तो अलबामा इंस्टीट्यूट का एक नोट्स भी आता है एंथ्रोपोलॉजी का, तो आपको यहाँ से आंसर भी मिल सकता था। और नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को मौत दी गई है, कहाँ पे? अमेरिका में। इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से बेड पे लिटाया जाता है और नाइट्रोजन गैस है लिटाकर कैदी को दी जाने वाली नाइट्रोजन गैस, उसके द्वारा फिर बाद में इसकी मौत हो जाती है। अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा दी गई। अलबामा में रहने वाले क्या नाम है? केनिथ यूजिन स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है। स्मिथ को 1988 में एक महिला की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और 1996 में मौत की सजा सुनाई गई थी। फिर 2022 में उसे जहर वाला इंजेक्शन भी दिया गया था, लेकिन वह इससे बच गया था। बाद में फिर क्या हुआ कि नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा देने के बाद अमेरिका दुनिया का पहला और इकलौता देश भी बन गया, ये भी ध्यान रखना है। और नाइट्रोजन गैस से मौत देने के तरीके का विरोध किया, संयुक्त राष्ट्र ने भी विरोध इसको किया है। कई मानवाधिकार समूह का कहना है कि हम यातना के बराबर हो सकता है, इस तरह से नहीं दिया जाना चाहिए। नाइट्रोजन गैस क्या है? एक निष्क्रिय गैस है और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा किसका पाया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का, जो 78% है, ये भी आप जानते हैं। नाइट्रोजन गैस की उच्च सांद्रता मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। नाइट्रोजन गैस बंद स्थान के भीतर परिवेशी वायु से ऑक्सीजन को विस्तारित कर सकती है, ये देख सकते हैं। शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किस ऐप को लॉन्च किया है? तो विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनकरेज मल्टीलिंगुअलिज्म इन एजुकेशन? तो इसका आंसर अनुवादनी हो जाएगा। अनुवादनी यानी ट्रांसलेट को करेगा, यानी बहुत सारे भाषाओं में जो कोड होते हैं उसमें है जो ट्रांसलेट किया जाता है, कोई भी फैक्ट है, कोई भी डाटा है, कोई भी नॉलेज है, उसको है जो ये अनुवादनी की सहायता से ये ट्रांसलेट करता है। यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप को पेश किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना और अनेक लैंग्वेज में उसको उपलब्ध कराना, ताकि बहुत सारे जो मीडियम के स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी या इंग्लिश और भी अन्य जो भाषा के विद्यार्थी होते हैं उसे समझ सके, पढ़ सकें। ठीक है, देश में पहली बार तेंदुओं की गणना की गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसका आंसर देख सकते हैं कि भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ ने इनकी गणना किया है। देश में कुल 718 हिम तेंदुआ है, यानी कि स्नो लेपर्ड कितने हैं? तो 718 है और उसकी आबादी लद्दाख में सबसे अधिक 477 है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो वाइल्ड लाइफ ये हिम तेंदुआ पाए जाते हैं कहाँ पे? बर्फीली क्षेत्रों में, यानी कि हिम देख सकते हैं ये स्नो लेपर्ड, कहाँ पे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं? ये बर्फीले क्षेत्रों में। और सबसे ज़्यादा देखते हैं कि सर्वाधिक कहाँ पे? लद्दाख में है 470। स्नो लेपर्ड जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट बनाया गया था कब? लाया गया था 2009 में, इसके संरक्षण प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो इसमें सारे स्टेटमेंट दिए गए, सारे सही हो जाएगा। तो भारत में हिम तेंदुओं की गणना पहली बार कब होती है? WII ने किया था और इसके मुताबिक देश में हिम तेंदुओं की संख्या 718 है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्या है? तो हिम तेंदुआ कहाँ है? तो ये लद्दाख में है। कहाँ? लद्दाख में है। यह सर्वेक्षण 2019 से 2023 के बीच 2 चरण में आयोजित किया गया और इसमें कैमरों की मदद से, जो कैमरा है उसकी मदद से हिम तेंदुओं की संख्या का पता लगाया गया। और इस सर्वेक्षण में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और WWF इंडिया जैसे 2 संरक्षण भी भागीदार ने इसमें सहयोग किया था। इसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हर 4 साल में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन भी किया जाता है। इस सर्वेक्षण में हिम तेंदुओं के लिए समर्पित कक्षों की जरूरत पर भी प्रकाश डाला गया कि किस तरह से उसके सर्वेक्षण में है जो और भी है जो जरूरत है जिस पे प्रकाश डाला गया। भारत में हिम तेंदुओं की संख्या वैश्विक आबादी का कितना है? तो 10 से 15% है। 10 से 15%। हिम तेंदुआ चीन, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया जैसे 12 देशों में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिम तेंदुआ की जो जनजाति, ये जो हिम तेंदुआ है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है, केवल भारत में पाया जाता है? तो ऐसा नहीं है, और ये ध्यान रखना है कि 12 देशों में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जानते हैं कि विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा ये बनाया गया है, 12th फेल। ठीक है, और इसमें एक्टिंग कौन की है? विक्रांत मेसी ने एक्टिंग किया है।
और बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह नहीं, रणवीर कपूर को दिया गया। क्या? रणवीर कपूर को दिया गया बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रणवीर कपूर की वाइफ आलिया भट्ट को दिया गया। और बेस्ट डायरेक्टर कौन? विधु विनोद चोपड़ा, जिन्होंने 12th फेल मूवी को ये बनाया है, जिसमें ये विक्रांत मेसी यूपीएससी एस्पिरेंट का जो रोल निभाते हैं और ये फाइनली क्या होते हैं, आईपीएस बनते भी हैं। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा गलत है ऑप्शन? तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा कि बेस्ट एक्टर किसको? रणवीर कपूर को दिया गया। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे पुरस्कार दिया गया है फिल्म फेयर पुरस्कार में। यहाँ देख सकते हैं यही विक्रांत मेसी है, 12th फेल मूवी में एक्टिंग किए हैं, और ये आलिया भट्ट, और ये कौन है? तो ये एनिमल के मूवी के हीरो कौन? रणवीर कपूर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता विक्की कौशल को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री शबाना आजमी, और बेस्ट डेब्यू अभिनेत्री किसको? एलिजे को दिया गया, और बेस्ट डेब्यू एक्टर आदित्य रावल, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर तरुण डुडेजा, सर्वश्रेष्ठ कहानी अमित राय और देवाशीष मखीजा, अमिताभ भट्टाचार्य को सर्वश्रेष्ठ गीतकार दिया गया। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का समारोह कहाँ होता है? तो गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया, और इस समारोह में 2023 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन देशों के वायुसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया? तो ये भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में क्या हुआ? और ये डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। डेजर्ट नाइट अभ्यास यहाँ देख सकते हैं कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना के बीच में आयोजित किया गया ये सैन्य अभ्यास। इसका मकसद इन तीनों देशों की वायुसेना के बीच में तालमेल और पारस्परिकता है उसको बढ़ावा देना होता है, और इस अभ्यास के दौरान इन देशों की वायुसेनाओं के बीच आपसी सहयोग से परिचालन संबंधी गतिविधियों, अनुभव और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का भी यह है जो एक्सचेंज करता है। उस तरह से वर्क एक्सपीरियंस भी है जो एक दूसरे से एक्सचेंज करता है। ठीक है, फ्रांस की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान भी आया, और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से क्या? F-16 लड़ाकू विमान, भारत की तरफ से सुखोई 30, MKI, MiG-29, जगुआर, इस तरह से C-130J, और हवा से हवा में ईंधन भरने वाले विमान भी इसमें शामिल होते हैं, ये ध्यान रखना है। महिलाओं को 1000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया गया? यहाँ पे देख सकते हैं ये किसके द्वारा? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा शुरुआत किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि 1000 रुपये महिलाओं की है जो पर मंथ दिया जाए, या फिर उस तरह से टोटल 12 महीने में 12,000 रुपया, सालाना भी पूछ सकता है कि वार्षिक 12,000 रुपये है जो दिया जाएगा। ठीक है, किसको? महिलाओं को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया कि 12,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं को दिया जाने का घोषणा किया गया। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जो 1 मार्च 2024 से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में लागू हो गया है। उसके तहत विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किया जाएगा पर मंथ। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता और समृद्धि की आवश्यकता होती है, जिस कारण से ऐसा है जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। ये छत्तीसगढ़ के कौन है? सीएम है। इनका कमेंट में आप नाम बता सकते हैं। इनके बारे में आप जानते हैं कि बीजेपी से ही ये जीते हुए हैं। ठीक है, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का है जो निर्णय लिया है? आपको हमने बताया है कि कौन सा ऐसा भाषा है जिसको है जो शामिल किया गया है। तो टोटल 3 भाषा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा है जो नीति के तहत है जो शामिल किया गया। फारसी को इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका हमने एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं ईरान में एस जयशंकर का ऐलान किया गया कि फारसी भी भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में यह शामिल होगा। इससे पहले संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, तमिल सबसे पहला, उसके बाद संस्कृत आया 2005 में, इसको हमने बता चुका है। और उड़ीसा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अब मराठी, यहाँ देख सकते हैं मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी श्रेणी में शामिल किया गया। तो अब टोटल कितने हो गए? तो यहाँ पे 11 हो गया। इसमें क्या नया शामिल किया गया? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इसमें पूछ सकता है कि शिक्षा नीति के तहत कौन कौन? तो फारसी प्लस क्या? तो पाली और क्या? प्राकृत। इस तीनों को शिक्षा नीति के तहत, और
ठीक है, इसमें शामिल किया गया। वैसे है जो शास्त्रीय भाषाओं को शामिल करने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रभाव का भी प्रचार किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कितने, तो टोटल हो गया 9, 2, 11, ये 11 भाषाओं को शास्त्रीय है जो क्या, तो इसमें शामिल किया गया, शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है, क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय के द्वारा? तो जानते हैं कि MPLADS किसके अंदर काम करता है, तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंदर ये कार्य करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए है जो किसके द्वारा MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं कि MPLADS में टोटल 5 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता है। ये सांसदों को ऐसा दिया जाता है कि वो चिन्हित करे कि उस तरह से जिलों में किस तरह से कहाँ पे है जो काम कराना है, वो क्या करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, DM होता है, उसको क्या करेगा, वो चिन्हित करा के वो बताएगा और फिर DM उसके लिए फंड रिलीज करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है किस तरह से यह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री ने MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यहाँ पे किसके मंत्रालय है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ई साक्षी यहाँ पे देख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो नई दिल्ली में MPLAD योजना के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली विकासात्मक परियोजनाओं की सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों या सांसदों को सशक्त बनाना है। और संशोधित दिशा निर्देश का उद्देश्य बेहतर कार्यक्षमता, कार्यान्वयन और निगरानी पर जोर देते हुए योजना के दायरे को यह विस्तार करने के लिए बताया गया है। यह क्रांतिकारी बदलाव लाएगा कि कैसे सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के साथ जुड़ते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं, जिससे उन्हें सुविधा और पहुंच मिलती है। किस तरह से सांसद आपके क्षेत्रों में किस तरह काम करते हैं। जानते हैं कि यदि कोई सांसद है तो सांसद को इस तरह से MPLADS में शामिल फंड्स दिया जाता है और वो अपने क्षेत्र में यानी पूरे अपने जो कंस्टिट्यूएंसी होता है, संविधान सभा क्षेत्र होता है, उसी में ये कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक क्या होता है, एक मनोनीत सदस्य होता है राज्यसभा का, वो कहीं भी पूरे देश में किसी भी जगह पे किसी भी क्षेत्र में है जो ये कर सकता है जो कहीं भी सुधार करा सकता है। ठीक है, भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयोध्या नाम दिया गया है? तो ये कहाँ, तो ये थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास को एक्स अयोध्या नाम दिया गया है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि भारत और थाईलैंड के बीच नौसेना के बीच में पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम एक्स अयोध्या था। और यह कब हुआ, तो दिसंबर 2023 में इसका आयोजन किया गया। इस अभ्यास का नाम भारत के अयोध्या और थाईलैंड के ऐतिहासिक शहर अयोध्या के नाम पर रखा गया। तो भारत के अयोध्या और थाईलैंड के ऐतिहासिक शहर अयोध्या के नाम पर रखा गया। इन दोनों शहरों के बीच में सदियों से साझा ऐतिहासिक कथा और समृद्ध सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित किया गया था, जिसको है जो इसी को रीजनरेट करने के लिए ऐसा किया गया। एक्स अयोध्या का शाब्दिक अर्थ है कि अजय या अपराजय। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के स्वदेशी जहाज कुलिश और INS LCU 56 ने इसमें हिस्सा लिया था। ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन शामिल हुआ था। रॉयल थाई सेना की तरफ से हिज थाई मेजेस्टी शिप भी शामिल हुआ था। इसका मकसद क्या है कि दोनों नौसेनाओं ने हथियार फायरिंग, समुद्री कौशल विकास और सामरिक युद्धाभ्यास जैसे अभ्यास यहाँ पे करते हैं और उस तरह से एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करते हैं। अगला प्रश्न, फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में बताना है कौन सा इसमें कथन सत्य है। जानते हैं कि फीफा जो वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल में होता है और ये पिछली बार होता है जिसमें अर्जेंटीना ने हराया किसको, फ्रांस को हराता है। और अर्जेंटीना के कप्तान कौन होते हैं, तो लियोनेल मेसी होते हैं, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 दिया गया, जो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के कप्तान रहते हैं। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 दिया गया किसको, एताना बोनमती जो बार्सिलोना की है। और लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का। कौन, लियोनेल मेसी तीसरी बार। इसमें तीनों कथन क्या है, तो सही सही दिए गए हैं। यहाँ और भी कुछ देख लेते हैं। यही है लियोनेल मेसी और ये सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कहाँ के, बार्सिलोना की है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया। उन्होंने एर्लिंग हॉलैंड और किलियन एम्बापे जो फ्रांस की तरफ से खेलते हैं उसको पीछे छोड़कर यह अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी स्पेन की एताना बोनमती है, ये अवार्ड जीता है महिला में। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर की बात करते हैं तो एडरसन ने जीता। महिला गोलकीपर कौन है, तो मैरी एर्प्स है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच मैनचेस्टर सिटी के कोच पेप गार्डियोला ने यह अवार्ड जीता है। आपको मुख्य रूप से ये याद रखना है बस। और यह अवार्ड कहाँ पे आयोजित किया गया था, लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है,
और फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया? ब्राजील को दिया गया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ग्राफीन क्या होता है? एक पतला सा जो सबसे स्मॉलेस्ट या थिनेस्ट होता है, क्या ये लेयर होता है किसका? कार्बन का बना होता है। ये क्या? ये ग्राफीन होता है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे? कोची में बनाया गया भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोची, केरल में किया गया। यहाँ देख सकते हैं कि भारत के पहले ग्राफीन नवाचार केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का उद्घाटन कोची के मेकर्स विलेज में किया गया था। इसका उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिटी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मिटी के द्वारा किया गया था। के सचिव कौन? एस कृष्णन ने किया था। इस केंद्र की स्थापना के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केरल सरकार और टाटा स्टील लिमिटेड ने मिलकर इसमें काम किया था। इसका मकसद क्या है? तो ग्राफीन और 2D सामग्री प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, विकास करना, उस तरह से रिसर्च करना, नवाचार को बढ़ावा देना और क्षमता निर्माण को भी बढ़ावा देना है। इस केंद्र की स्थापना के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल जो और सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी त्रिशूर ने तकनीकी सहायता भी इसमें है जो मदद करता है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बहुत अधिक सालों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि ये पूछा जाएगा, तो ये चौथा स्थान पे आता है, चौथा स्थान पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, तो चौथा स्थान इसमें हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में देख सकते हैं पहला स्थान किसको है? तो पहला स्थान पे अमेरिका होता है, दूसरा स्थान रूस, तीसरा स्थान चीन हो सकता है। तो चीन है, तो यहाँ पे ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। ये पहले स्थान, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान, और चौथे स्थान पे कौन है? तो भारत है। पाकिस्तान कितने स्थान पे? तो 9वें स्थान पे, और भूटान सबसे निचले स्थान पे आता है। भारत को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना का भी दर्जा मिला है। ठीक है, किसके आधार पे? ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट पे। इस रैंकिंग में भारत का पावर इंडेक्स स्कोर कितना है? तो 0.1023 है। वही अमेरिका का स्कोर क्या है? 0.0699 है। ये बस याद रखना है, भारत का स्कोर याद रखना है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 145 देशों में इसमें शामिल किया गया। और ग्लोबल फायर पावर रक्षा संबंधी जानकारी देने वाली एक क्या है? एक वेबसाइट है। इसमें सैनिकों की संख्या, सैन्य उपकरण, वित्तीय स्थिरता, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग और भौगोलिक परिस्थितियों जैसे कई कारकों को इसमें ध्यान में रखकर ऐसे इंडेक्स जारी किए जाते हैं। ठीक है, आपको ये रैंक याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप शुरू किया गया है? द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ टू कंट्रोल एंटीबायोटिक मिसयूज इन द स्टेट? तो इसका आंसर ऑप्शन सी केरला हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इस तरह से एंटीबायोटिक बनाए गए हैं जो आपके डिजीज को बहुत ज़्यादा, यदि आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या होता है कि इस तरह से एक क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं क्या डेवलप करता है? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है शरीर, और उस तरह से जब आप ज़्यादा से ज़्यादा दवा लेने लगते हैं तो इस तरह से आपका जो काम, जो रोग से लड़ने की क्षमता उसमें होती है वो खत्म धीरे धीरे हो जाती है। और जिस कारण से आपको ये कंट्रोल करने के लिए, इसका कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका मिसयूज ना हो, इसके लिए कोची में ऐसा किया गया है। ये अमृत योजना स्टार्ट किया गया है, ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? केरल में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इस तरह से केरला ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन अमृत इज रिलेटेड टू विच, टू व्हाट? तो इसका आंसर सीधे आपको याद रखना है कि ये टू प्रिवेंट ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन स्टेट। केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में ऑपरेशन अमृत की है जो लॉन्च किया है, परीक्षण शुरू किया है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? देखिए, आपसे आंसर में आपको दिया गया होगा NH56, लेकिन आंसर करेक्ट कर लीजिए, NH66 हो जाएगा। नेशनल हाईवे 66 पे ऐसा सुविधा उपलब्ध किया गया है, ये यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे बनाया गया है, तो NH66 पे बनाया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड, यह मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग को कनेक्ट करता है NH66 पे, और इंदापुर पनवेल खंड पर बनाया गया है। इसका उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया था। इस सड़क के निर्माण के लिए जानते हैं करीब 80,000 टन कॉर्नक स्टील स्लैग का इसमें इस्तेमाल किया गया, और इसको बनाने में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी CSIR इसकी सहायता करता है। और
इसमें केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की तकनीकी मदद ली गई थी। और सड़क को किसने बनाया है? तो JSW स्टील ने बनाया है, JSW स्टील ने। तो JSW स्टील ने बनाया है। यह सड़क 4 लेन वाली है और इसकी लंबाई क्या है? तो 1 किलोमीटर लंबाई, इसको ध्यान रखना है। कितनी लंबाई है? तो 1 किलोमीटर की लंबाई है। इस सड़क पर प्राकृतिक स्टील की जगह संसाधित स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया गया है। संसाधित स्टील स्लैग प्राकृतिक समुच्चयों से ज़्यादा यांत्रिक गुणों वाला होता है। स्टील स्लैग हाईवे टेक्निक पर्यावरण के लिए फायदेमंद होती है और टिकाऊ सड़क निर्माण में भी यह मदद करती है। इसलिए ऐसा है जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते, भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं दे सकते। बहुत सारे कोचिंग ऐसे है जो पोस्टर लगाते हैं जिसमें ऐसा दिया जाता है कि आपका सिलेक्शन है जो इसमें गारंटीड है, नहीं होगा तो आपको 100% फी है जो वापस हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे कोचिंग है जो गलत नाम यूज करके गलत लोगों का है जो रैंक दिलाने का है जो भ्रामक वादे करते हैं, उससे है जो कितना, तो इसका 16 वर्ष यहाँ पे दे रहा है, 16 वर्ष करा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा घोषित नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकते और भ्रामक वादे नहीं कर सकते और रैंक या अच्छे रैंक की गारंटी के लिए ऐसा प्रलोभन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे 16 साल से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं किया जा सकता है, यहाँ इस तरह से बताया गया है। और यहाँ देख सकते हैं, इसका आप पढ़ लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अत्यधिक भी फीस वसूलने या अन्य गलत कार्यों में संलिप्त पाए जाने पर कोचिंग सेंटरों पर 1 लाख रुपये तक का भी जुर्माना या उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द किया जा सकता है। अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, ये ध्यान रखना है। नैम नन अलाइंड मूवमेंट शिखर सम्मेलन के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो नैम का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? कंपाला, जो युगांडा की राजधानी है। कहाँ? युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित किया गया नैम का 19वां शिखर सम्मेलन, ये ध्यान रखना है। इसका विषय क्या था? तो साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, यानी कि थीम वाज डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, ये सही हो जाएगा। द फर्स्ट नैम समिट वाज हेल्ड इन बेलाग्रेड, सर्बिया इन 1961। तो ये स्टेटमेंट तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब होता है? 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या होता है कि उस तरह से जब कोल्ड वार खत्म होता है, कोल्ड वार के आसपास जब क्षेत्र होता है उसमें एक कैपिटलिस्ट और एक क्या सोशलिस्ट, यानी कि एक जो विचारधारा होती है, जो समाजवाद विचारधारा, और एक पूंजीवादी जो विचारधारा किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा लीड किया जा रहा था। और समाजवादी विचारधारा अमेरिका, ये रशिया के द्वारा, USSR उस समय था, उसके द्वारा लीड किया जा रहा था, जिसमें है कि प्रमुख देशों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन भारत उसमें कॉलोनियलिस्ट, यानी कॉलोनियल पीरियड से जस्ट ही ब्रिटेन के द्वारा ये से आज़ाद किया गया था। ठीक है, आज़ाद इसमें भारत को मिला था, आज़ादी मिला था, लेकिन भारत अब कोई किसी भी ऑर्डर में शामिल नहीं होना चाहता, जिस कारण से भारत ने थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था। इसका नाम क्या था? नैम था, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी किसी से ना हम कैपिटलिस्ट से जुड़ेंगे ना ही हम जुड़ेंगे किससे? तो ये सोशलिस्ट से जुड़ेंगे। और भारत ने फिर एक जो मिक्स्ड इकोनॉमी बनाता है, कैपिटलिस्ट और क्या सोशलिस्ट दोनों को बना करके अपनी अर्थव्यवस्था बनाती है क्या? तो मिक्स्ड इकोनॉमी बनाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही सही दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि नैम का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ? तो थीम क्या रहता है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। और ये कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। अजरबैजान के बाद युगांडा ने वर्ष 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता ग्रहण किया है। तो इसके बाद अजरबैजान के बाद किसने? युगांडा ने 2027 तक के लिए इसकी अध्यक्षता है जो शामिल है, जो अपने ग्रहण किया है। शिखर सम्मेलन ने कंपाला घोषणा को अपनाया, जिसमें इजरायली सैन्य आक्रामकता की निंदा भी की गई, यानी कि इजराइल के द्वारा इस तरह से जो सैन्य बारूद अपनाया गया, किसके द्वारा? ये मिडिल ईस्ट कंट्री पे, इसको भी इसने निंदा किया। और घिरे गाजा पट्टी में मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने का भी आह्वान किया है। भारत के विदेश मंत्री ने 19वें नैम शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है, जिसमें गाजा संकट के अस्थायी समाधान का भी मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने मानवीय संकट में तत्काल राहत की आवश्यकता पर भी बल दिया और पश्चिम एशियाई क्षेत्र में संघर्ष के प्रसार को रोकने का भी यह आग्रह करते हैं। नैम की स्थापना कब होती है जानते हैं? 1961 में। नव स्वतंत्र देशों के 5 नेताओं, यूगोस्लाविया के जोसेफ टिटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के नुक्रुमाह की पहल के माध्यम से बेलग्रेड यूगोस्लाविया में किया गया था। कब? 1961 में। ये ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नैम की स्थापना कब होती है। अब नैम में जो सदस्य की संख्या है 120 से ऊपर की सदस्य इसमें शामिल है। ठीक है,
इसका गठन शीत युद्ध के दौरान उन राज्यों को एक संगठन के रूप में किया गया था जो औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि स्वतंत्र या न्यूट्रल रहना चाहते थे। लेकिन भारत के साथ ऐसा है जो मजबूरी उत्पन्न होते चला गया, जिस कारण से भारत ने फिर यूएसएसआर, फिर बाद में अमेरिका के साथ भी है जो अभी मिलकर काम कर रहा है। वर्तमान में आंदोलन में क्या है तो 120 सदस्य देश, 17 पर्यवेक्षक और देश और 10 पर्यवेक्षक संगठन भी शामिल है। देखिए, किसी भी जियो पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि कोई भी आपका कोई भी फ्रेंड नहीं होता है परमानेंटली रूप से, ना ही कोई आपका दुश्मन होता है। इसलिए जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के आधार पर आपसे दोस्त बनते हैं, आपके रिश्ते बनते हैं, आपके रिश्ते है जो ज़बरदस्ती बनाने भी पड़ते हैं और कभी कभी ज़बरदस्ती रिश्ते खराब भी करने पड़ते हैं, और कभी कभी है जो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बैलेंस्ड पोजीशन भी अपनाना पड़ता है। जैसे भी भारत ने हाल ही में क्या हुआ कि ब्रिक्स में है जो भारत में पार्टिसिपेट करता है, उस तरह से एक क्या होता है रसिया, चाइना है जो के साथ साथ भारत भी है जो तीन गुटिया इस तरह से सम्मेलन भी बनाता है। और इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें शामिल होता है, इसमें रसिया, इसमें क्या है यूएसए शामिल नहीं है, लेकिन इसमें रसिया है, इंडिया है, चाइना है। जबकि चाइना है जो इंडिया का प्रतिद्वंदी है, लेकिन भारत है जो चाइना के साथ भी मिलकर काम कर रहा है और फिर अमेरिका के साथ भी काम कर रहा है। इस तरह से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को बैलेंस्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया का विदेश नीति इस तरह से कार्य कर रही है। यह शिखर सम्मेलन आमतौर पर हर 3 साल में यह आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, ठीक है। और अगले सेट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द आपको वीडियो मिले, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेट नंबर 12 का डिस्कशन कंप्लीट किया है और इसके बाद 3 सेट और भी बचा है, उसको भी डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए अब तक धन्यवाद और इसे दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।